जोहार आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड में जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मोल का लेक्चर 8 लेके आए हुए हैं। ठीक है, कितना मोल का लेक्चर 8 है और इसमें मैं इक्विवेलेंट के रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा और इक्विवेलेंट क्या है और कि ये बहुत जगह में काम आने वाले। ठीक है ना। ठीक है, चाहे आप सॉल्यूशन चैप्टर में देखिए या रेडॉक्स रिएक्शन में देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए, सब जगह में इक्विवेलेंट वेट को लेके क्वेश्चन आती है। ठीक है ना। तो मैं सब जगह को एक ही जगह में उसको मैं यहाँ रिलेट कर देता है इक्विवेलेंट वेट, ताकि हर जगह में आपको काम आ सके। ठीक है ना। तो आज हम लोग इक्विवेलेंट वेट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और वो सब बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, एग्जाम में आते हैं, इसीलिए उससे कोई पढ़ के रहिए। ठीक है, तो हम लोग आज मोल का लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखिए इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट आप अगर देखे होंगे, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, इक्विवेलेंट वेट के लिए आप क्या कर दीजिएगा। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट के लिए अगर एलिमेंट होगा, एलिमेंट जैसे कि आपको पता है, तो एलिमेंट के लिए क्या होता है, हम लोग वैलेंसी को देखते हैं। ठीक है ना। अगर जैसे आपके पास कोई होगा सोडियम होगा, तो सोडियम में जितना वैलेंसी होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका इक्विवेलेंट वेट मैंने उसका वैलेंसी मॉलिक्यूलर वेट बाय उसका वैलेंसी निकाल देते हैं। ठीक है ना। जैसे एलिमेंट में जैसे आपको एग्जाम्पल फॉर्म में आप दे सकते हैं, तभी जाके आपको समझ में आ सकता है। ठीक है ना। जैसे क्लोरीन हो गया। ठीक है ना। क्लोरीन में अगर कोई चार्ज होगा, ठीक है ना, तो क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन में क्या होता है, वैलेंसी कितना होता है, -1 होता है। तो उसी के अनुसार उसमें क्या हो जाएगा, तो मैंने कि उसका वेट को लिखना है और बाई वैलेंसी को लिखना है। ठीक है ना। तो उस तरह से हम लोग एलिमेंट का निकालते हैं वैलेंसी। ठीक है ना। जैसे कैल्शियम का निकालते हैं, तो कैल्शियम का कैसे होता है, 40/12, तो कितना हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम का कितना 2+ चार्ज होता है, तो मैंने उसका वैलेंसी को देख के हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो 20 आता है। ये क्या हो गया, हम लोग एलिमेंट के निकालते हैं। रेडिकल भी फार्मूला वेट बाय टोटल चार्ज, फार्मूला वेट जैसे कि आप लोग SO4 2- देखे हैं। ठीक है, CO3 2- हो गया। ठीक है, इस सब को हम लोग क्या बोल देंगे, रेडिकल बोल दिए। ठीक है, तो रेडिकल, इसको ही रेडिकल बोल सकते हैं, एलिमेंट को क्या लेंगे, उसी को लेके कर सकते हैं। लेकिन एक ठीक है, एक दिखाने के लिए कि एलिमेंट के लिए अगर होगा तो उस तरह से होगा, ऐसा अगर वही अगर रेडिकल के लिए होगा तो इस तरह से होगा। ठीक है ना। तो रेडिकल का देखिए उसका क्या होगा, उसका वेट जितना होगा, तो वेट इसका कितना होता है, सल्फर का कितना होता है 32, और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 64 मीन्स हो जाएगा 96 बाई कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका देखिएगा कार्बोनेट का तो कितना हो जाएगा, तो CO3 तो 12 और 12 16 48 48 और 2 10 4 5 60। ठीक है, तो 60/2। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका जाके तो 60/2 आपका हो जाएगा, मेरा जाके 30 हो जाएगा। तो ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर रेडिकल एलिमेंट दिया रहेगा तो इस तरह से निकाल सकते हैं, रेडिकल दिया रहेगा तो इस तरह से निकाल सकते हैं। कंपाउंड दिया रहेगा तो देखना पड़ता है या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या तो टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या देखना पड़ता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज देखना पड़ता है। तो इसको रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके पास अगर मान के चलिए, ठीक है, कंपाउंड होगा, तो कंपाउंड के लिए जैसे आपका कंपाउंड हो गया CaCO3, तो इससे CaCO3 का सबसे पहले आपको वेट निकालना पड़ेगा। तो इसका वेट कितना हो जाता है, मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट कितना होता है आपका जाके 100 ग्राम होता है, इसका पता ही होगा आपका। ठीक है, और कैल्शियम में क्या होता है 2+ होता है तो 2- होता है, तो या तो पॉजिटिव देखना है तो नेगेटिव, कोई भी लीजिए। ठीक है, तो उसको क्या कीजिए, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो 100 बाई उसका वैलेंसी जो इतना आ रहा है। ठीक है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव देखना है, तो हो गया। तो इसी तरह से निकालना। ठीक है, आपके पास और भी हो सकता है। ठीक है ना, तो कितना हो सकता है आपके पास H2SO4 हो सकता है। H2SO4 का वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट होता है 98 होता है। तो इसमें देखिए H2SO4 में कितना 2+ चार्ज होगा, इसमें सल्फर में क्या तो -2 होता है, तो इसमें +2 होगा, तभी ना देखिए न्यूट्रल है। तो इसीलिए क्या था, मोलिकुलर वेट 98 है, तो ये 90, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या कीजिएगा 98/2 कीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा 98/2, तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। हाँ ठीक है, इस तरह से निकालते रहे। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन देखिए कुछ कुछ कंपाउंड इस तरह से भी होता है, तो बोलिएगा भैया इसका क्या करेंगे, K2SO4.L2SO4.24H2O। तो देखिए इसमें क्या करेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, तो देखिए इसका कुछ भी मोलिकुलर वेट होगा, हमको उसका मतलब नहीं, मान लीजिए मोलिकुलर वेट M है। ठीक है ना, उसको निकाल लीजिएगा जोड़ जाड़ के। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज देखना पड़ता है, टोटल नेगेटिव चार्ज देखना पड़ता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग जो 24H2 जो ये सब लिख रहे हैं वो पानी को हम लोग को चार्ज को नहीं लेना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे K2SO4 और Al2SO4 जो कंपाउंड उसी का पानी इसके साथ रहेगा तो उसको नहीं लेना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, इसका चार्ज, या तो इसका नेगेटिव। देखिए इसमें कितना हो जा रहा है सल्फेट यहाँ पर, तो K2SO4 डॉट कितना है Al2SO4 होल, ठीक है ना, Al2SO4 है। तो यहाँ पर देखिए -2 इसमें है और इसमें कितना आ जाएगा -2 है, ठीक है। K2SO4 Al2SO4 होल 3 होता है, ठीक है ना, ये होल 3 होता है, ठीक है, Al2SO4 होल 3 होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा और यहाँ पे -2, टोटल कितना होगा, नेगेटिव चार्ज है टोटल पॉजिटिव चार्ज, देखिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव दोनों बराबर ही हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 8 हो गया, तो m/8 कीजिएगा, ठीक है। ये निकालना सिखा दिए, ये हो गया कंपाउंड के लिए। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से पूरा अच्छा से इसको बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग उसको थोड़ा देखेंगे बाद में, ठीक है। उसके पहले हम लोग देख लेंगे एसिड बेस का, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, इसके लिए हम लोग पीछे हम बना के रखे एसिड बेस के लिए लिखते हैं, यही बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, फिर थोड़ा इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो एसिड बेस का देखिए, एसिड बेस में क्या करना है, एसिड देखना होता है। एसिड में देखना क्या होता है कि एसिड में बेसिसिटी देखना पड़ता है। एसिड के लिए हम लोग क्या देखना पड़ता है, बेसिसिटी, और बेस के लिए क्या देखना पड़ता है, एसिडिटी। इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं क्या होता है बेसिसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए क्या हो रहा है, H2SO4 कंबाइन कर रहा है NOH के साथ, तो यहाँ पर बना रहा है Na2SO4 डॉट Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है ना, प्लस H2O। तो यहाँ पर ही रिप्लेस, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो नंबर ऑफ, याद रखिएगा कि बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एसिड, 1 मोल ऑफ एसिड इज नोन एज बेसिसिटी। तो देखिए ये 1 मोल है, तो 1 मोल में जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, जितना रिप्लेस करा, देखिए यहाँ से H2 से 2 मैंने किया रहा कि जितना रिप्लेस करा, तो यहाँ से कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, इसीलिए इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, बेसिसिटी क्या हो जाएगा, बेसिसिटी कितना हो जाएगा, बेसिसिटी ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका मैंने चेंज इन मैंने क्या होता है कि ये बेसिसिटी निकल जाएगा। अब फिर इसका जो इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, तो सीधा सीधे क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालना पड़ेगा यहाँ पर ही। तो सीधा क्या करना पड़ेगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 करना पड़ेगा, मैंने बेसिसिटी निकालना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बाई बेसिसिटी होता है, ठीक है ना, H2SO4 के लिए इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। और देखिएगा तो और भी आप जानिएगा, ठीक है। ये वो इसके लिए निकाल दिए, आपको और इक्विवेलेंट वेट जैसे H3PO4 H2SO4 का आपको निकालने वाला, तो आप तो निकाल लिए कितना हो रहा था, इसका H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया था, 2 आ गया था। उसी तरह से अगर देखिएगा H3PO4 का, तो उसका कितना होता है, इसको निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या हम लोग नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देखेंगे, तो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं ना कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे जैसे H2 क्या हो रहा था, OH से कंबाइन कर रहा था, जितना H2 है उतना OH कंबाइन कर रहा था। देखिए H2 है तो यहाँ पे 2 OH से कंबाइन किया होगा, इसीलिए यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखना जरूरी था, ठीक है ना। तो ये मैंने 2 OH के साथ कंबाइन किया, तो इससे समझ में आ सकते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन किसके साथ, OH के साथ ही हो रहा है, तो इससे भी पता कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते क्या, देखिए जैसे कि H3PO4 है ना, तो H3PO4 में सबसे पहले तो क्या कीजिए, PO बना लीजिए, अब वैलेंसी तो इसका 5 होता है, तो यहाँ पर एक OH दे दीजिए, यहाँ एक OH दे दीजिए, कितना हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर OH एक और दे दीजिए, तो हाँ, तो देखिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल कितना हाइड्रोजन के बदले हम लोग क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर, तो OH मैंने रिप्लेस कैसे करा था, तो OH के साथ करा था, तो इसी को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे OH होगा, यहाँ पर OH है, OH है, OH है, कितना है 3 है, तो इसका बेसिसिटी भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से और देखेंगे, जैसे कि H3PO3 का देखेंगे, H3PO3 का, तो सीधा सीधे बनाइए, और क्या, सबसे पहले एक ऑक्सीजन को जगह दे दीजिए, एक OH इधर रख दीजिए और एक OH इधर रख दीजिए, तो देखिए बचा कितना, 3 गो ऑक्सीजन खत्म हो गया, 2 OH खत्म, 1 H बचा, 5 होता है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा, बेसिसिटी 2 हो जाएगा, ठीक है। और भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, उसके लिए मुझे पेज लेना पड़ेगा क्योंकि उधर जगह नहीं है। तो देखिए और भी, जैसे कि H3PO3 हो गया, आप H3PO2 का भी देख सकते हैं, H3PO2 का कितना का देख सकते हैं, H3PO2 का। तो H3PO2 में देखिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर OH होगा, तो 2 ऑक्सीजन खत्म कहाँ हो गया, तो 1 H हो गया, 1 H हो गया, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर 3 अभी और भी है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन खत्म भी तो हो गया,
तो क्या होगा इसका 1 2 3 4 2 3, हाँ तो ठीक तो हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे OH तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा। फिर देखिए जैसे CH3COH में CH3COH में ये हम बेसिसिटी निकाले क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बाई बेसिसिटी कर दीजिएगा तो आपका एसिडिटी निकल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बस उतना ही है। तो एसिड इसमें OH है, देखिए यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं। उसी तरह आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको एसिडिटी निकालना पड़ेगा। तो उसमें भी क्या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH। एसिडिटी बेसिसिटी एसिडिटी के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिसिटी के लिए हम लोग देख रहे थे कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देख रहे थे। अब हम लोग को क्या देखना है, किसके लिए देखना है, एसिडिटी के लिए देखना है। तो एसिडिटी के लिए क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH, ठीक है। क्या देखेंगे एसिडिटी के लिए। अब हमने एसिडिटी के लिए, एसिडिटी बस वही चीज़ होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH देखेंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH, ठीक है ना। तो जब एसिडिटी देख रहे हैं तो OH देखेंगे, ठीक है ना, रिप्लेसेबल OH माइनस। तो सेम है। तो यहाँ पे देखिए Mg जैसे OH होल 2 होता है, वो किसके साथ कंबाइन किया, वो किसके साथ कंबाइन किया, मान के चलिए HCl के साथ कंबाइन किया। तो क्या लिखेंगे MgCl2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा H2O बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए OH क्या हुआ, यहाँ से अपना रिप्लेस कर गया जगह को, अपना रिप्लेस करके बैलेंस कर लीजिएगा। तो रिप्लेस किया 2H रिप्लेस किया ना, तो इसका बेसिसिटी एसिडिटी कितना हो गया, इसका एसिडिटी 2 हो गया। तो बस क्या करना है, अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgOH होल 2 निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट MgOH होल 2, तो मास ऑफ MgOH होल 2 बाई 2, मोलिकुलर वेट ऑफ MgOH 2 बाई 2, ठीक है। इस तरह से निकाला आता है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने बता दिया एसिडिटी बेसिसिटी को मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। मैंने इसको क्लियर करा दिया। बचा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो मैं उसको भी कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसमें कैसे निकालते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन से ही कराता हूँ क्लियर। हाँ, इसमें जगह नहीं, इसमें है नहीं, ठीक है ना, मुझे बनाना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, जैसे कि आपके पास हो क्या हो जैसे कि आपके पास एक देखिए यहीं पर एक मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन को देखता है Na2H2O3, ठीक है ना। इसमें अब ये जो हो रहा है इधर जाके चेंज हो रहा है Na2S4O6 में, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, उसी के हिसाब से करना है। तो अब देखिए इसमें कैसे करके, तो इसमें तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि जिसका हम लोग को नहीं पता रहता है ज़्यादातर, उसी का हम लोग क्या कर देते हैं, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। तो देखिए ये तो आपको पता है कि इसमें ऑक्सीजन में कितना होता है, -2 चार्ज होता है, -2 वैलेंसी होता है, तो -2 होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा यहाँ पर। एक ऑक्सीजन में -2 तो 3 ऑक्सीजन में -6। तो इधर कितना होता है, Na में +1 होता है तो 2 में +2 होगा। तो यहाँ 6 -6 और +2 कितना हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना देंगे कि न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 4 देना पड़ेगा सल्फर में। तो एक सल्फर में कितना होता है, 2 होगा। 4 है कितना 2 में, तो 1 में कितना होगा 4/2 में से 2, ठीक है ना। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे +2, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यही हो रहा है ना, 12 6 2 जा 12, 12 यहाँ +2 क्योंकि प्लस Na+2 है तो 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक सल्फर में कितना हो जाएगा, एक सल्फर में आपका 10/4, 10/4 मीन्स कितना हो जाएगा 2.5। तो मीन्स हम लोग एक में देखना पड़ता है, हम लोग को एक में देखना पड़ता है। कितना में देखना पड़ता है, एक में। तो एक में कितना आया 2.5, इसमें भी कितना आया 2 आया। चेंज कितना से हो रहा है, तो इसमें हम लोग को क्या देखना पड़ता है। देखिए हम यहाँ पे लिख भी दिए थे, क्या लिख दिए थे कि ऑक्सीडाइजिंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। तो हम लोग को वही वैलेंसी n फैक्टर ही निकालना हम लोग को सबसे बड़ा जरूरत है। हम इक्विवेलेंट निकालने के सबसे पहले n फैक्टर निकालने की जरूरत है। n फैक्टर या तो वैलेंसी से निकाले, या तो इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट से निकालेंगे, या तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज निकालेंगे, या तो चेंज इन ऑक्सीडेशन से निकालेंगे, एसिडिटी या बेसिसिटी से निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग के पास बस ये बताना कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल निकालना है, तो बस मोलिकुलर वेट बाय पर मोल कर देंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मोल, तो बस निकल जाएगा। तो बस मैं इसी को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या ये मेरा पेन। तो अब देखिए यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन ऑफ पर नंबर, तो इसमें क्या होता है कि वही फाइनल माइनस इनिशियल सल्फर कितना से चेंज हो रहा है, 2.5 से 2 कितना से चेंज हो रहा है, तो कितना से 0.5 से चेंज हो रहा है। तो चेंज कितना से हो रहा है, चेंज
चेंज कितना हुआ 2.5 माइनस 2 मीन्स चेंज रहा 0.5 से। एक सल्फर का हुआ, यहाँ पे कितना है सल्फर 2 सल्फर है तो 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 1। तो अभी इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा आपका जाके मैंने इसका जो एन फैक्टर कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। ये एन फैक्टर आपका 1 आ गया। तो बस इक्विवेलेंट वेट निकालना क्या है, इसका मोलिकुलर वेट ऑफ Na2H2O3 मोलिकुलर वेट ऑफ Na2H2O3 बाई 1, बस इसका निकल जाएगा। फिर और भी इसका आप लेके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ को आपको तो याद भी रखना पड़ेगा। अच्छा इसमें कितना हो जाएगा, अगर इसके लिए बनाए थे अब Na2S4O6 के लिए, तो यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है कितना से 0.5 से हो रहा है, और यहाँ पे कितना है 4 गो है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 0.5 × 4, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो N2SO4 का भी निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी आपको निकालना होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ को आपको याद भी रखना पड़ता है। जैसे कि अगर HNO3 को क्या होता है ना कि अगर HNO3 को आपको क्या दीजिएगा कॉन्क रखिएगा, कॉन्क सॉल्यूशन में डालिएगा, कॉन्क मैंने कि H2SO4 में डालिएगा, ठीक है ना। कॉन्क H2SO4 मैंने कि कॉन्क H2SO4 अपने जिसमें 100% होगा, ठीक है। तो उसमें कीजिएगा तो NO2 बनता है, ठीक है। तो चेंज कितना से हो रहा है वही निकालना पड़ता है, +5 से चेंज कितना हो रहा है 2 तो +4, तो चेंज कितना हो रहा है 1 से, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर वही देखिए 50% अगर वही H2SO4 रहेगा तो इसमें क्या बन जाता है, इसका आपका NO बन जाता है। यही अगर आपका माने कि बहुत कम डाइल्यूट रहेगा, डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन रहेगा, तो इसमें क्या हो जाता है NO माने कि ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाता है, समझ रहे हैं ना, तो N2O बन जाता है, ठीक है। अगर वेरी डाइल्यूट होगा, वेरी डाइल्यूट, तो या तो N2 बनता है या तो NH4+ बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालते हैं। देखिए यहाँ पे चेंजिंग कहाँ से 1 से, और यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है -2 +2 से, तो मीन्स कितना हो जाएगा एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें -2 और यहाँ पे +2, तो एक जन के लिए देखेंगे तो +1, तो 5 से 2, 5 से +1 तो n = 4। इसके लिए देखेंगे तो यहाँ 0, तो 5 से 0 तो कितना हो जा रहा है n = 5 हो जा रहा है। और यहाँ पर देखिए +1 है, NH4+1 है, ठीक है ना। तो यहाँ चार्ज को देखना पड़ रहा है ना, टोटल कितना हो रहा है ना। तो यहाँ पर n का देखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास NH4+, तो देखना पड़ेगा ना हमको कितना हो जाएगा। देखिए इसको दिखाने के लिए हम दिखाते हैं इस तरह से कि इसमें H है, यहाँ H है और यहाँ H है, और यहाँ से इसको H इसमें प्लस है, ठीक है। तो इसके द्वारा तो ठीक है। तो इसका जो होता है NH4+ का, तो इसका NH4+ का भी +1 है ऊपर में, ठीक है। और इसको देखना पड़ेगा कि कितना होगा ना। तो यहाँ देखिए N नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के सामने ये अपने आप को क्या समझता है मेटल, ठीक है ना, पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव और इसके द्वारा नेगेटिव, तो यहाँ पे 3 होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो 5 से 3 काटेंगे तो इसके लिए एक जन के लिए कितना हो जाएगा 2 भी हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 5 3 2, तो मैंने HNO3 का या तो इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये भी होगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। नहीं तो बाद में इसको प्रूफ मिलेगा ही, ठीक है। लेकिन अभी आपको तो याद रखना पड़ेगा कि KMnO4 अगर वही एसिडिक मीडियम में रहेगा, देखिए अगर एसिडिक मीडियम रहेगा तो आपको पता होगा कि Mn2+ में होता है, तो इसका वही एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 2 8 और यहाँ पर +1 तो यहाँ 7, तो 7 और यहाँ 2, चेंजिंग कितना हो रहा 5 से हो रहा, तो वही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। KMnO4 के लिए हम लोग निकाले, ठीक है ना। न्यूट्रल में मीडियम में रखाइएगा और वही उसको बेसिक मीडियम में रखिएगा, तो बेसिक मीडियम में रखिएगा तो बनता है मेरा K2MnO4 और इसमें बनता है MnO2। तो देखिए 7 से 2 काटिए, 7 से यहाँ पे कितना हो जाए 4 है, तो 7 से 4 काटिए कितना बचेगा 3 बचेगा। और इसके लिए देखिएगा तो 4 2 8 +2 इसमें 6, तो यहाँ पे कितना n = 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तब का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वही देखिएगा K2Cr2O7 के लिए, ठीक है ना, बस K2Cr2O7 के लिए, Cr2O7 के लिए अगर एसिडिक मीडियम रहेगा तो Cr3+ क्रोमेट बनता है, तो बस देख लेना पड़ेगा, sin 2 14 और यहाँ पे +2, तो 14 से 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, और ये 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 से 2, तो यहाँ 12 हो जा रहा है जी। तो एक के लिए देखेंगे तो 6, तो 6 से 3 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बचा, चेंजिंग कितना से 3 और 2 है, इसीलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। वही अगर बेसिक मीडियम में करेंगे तो इसका क्रोमेट बन जाता है CrO4 2-, ठीक है। तो 4 2 8 और 8 से 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसका +6, तो चेंजिंग कितना आ रहा है 16,
+6 से +6 में, यहाँ चेंजिंग तो यहाँ पर 0 हो रहा है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोगों को नहीं लिखना पड़ता है, बस ख़त्म। इसके लिए नहीं हो पाता है, इनका एन फैक्टर नहीं निकालते तो इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सबको कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन को लिखा हूँ क्या, रेशियो, हाँ लिखा हूँ ना। तो ये देख लिए कि अगर देखिए कैमरा 4 अगर इसमें रहेगा, एसिडिक मीडियम में होगा तब 5 होगा, न्यूट्रल मीडियम में होगा तब 3 होगा एन फैक्टर, और ये बेसिक मीडियम में होगा तो एन फैक्टर 1 होगा। इसी का रिलेटेड एक क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमरा 4 इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड अल्कलाइन मीडियम, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हम लोग को एन फैक्टर जानना पड़ता है। इक्विवेलेंट वेट तो जानवे करते हैं, अगर एसिडिक मीडियम में था तो चेंज कितना से 5 से, तो उसका मोलिकुलर वेट बाई 5 हो जाएगा एसिडिक के लिए, एसिडिक के लिए, ठीक है ना। वही अगर देखेंगे इक्विवेलेंट वेट न्यूट्रल मीडियम में तो m बाई कितना हो जाएगा, m/3 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ इन क्या बोलते हैं बेसिक मीडियम में देखिएगा तो कितना हो जाएगा, m=m/1 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला था इसका रेशियो करने के लिए, रेशियो करना है तो भाई जान रहे कि रेशियो में क्या करना पड़ेगा। तो आपको लेना पड़ेगा, मान लीजिए 1/5 है ये, m को 1 मान लीजिए ना, खुद तो कर दीजिए 1/5, 1/3 और 1/1 है। तो अब देखिए इसको किस में दीजिएगा, ठीक है ना। जो बड़ा है 5 और 3 इस सबका एलसीएम, ऐसे हम करते हैं, हम तो एक अलग तरीका से करते हैं, लेकिन आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ 15 देके कर दीजिएगा, 5 तो 15 हो रहा ना, जो बड़ा नंबर आ रहा है उसी से कीजिएगा तो हो जाएगा। हम भी वही करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं फिर उसको बना देते हैं। मैं दोनों तरीका बताऊँगा। सबसे पहले तो ये तरीका जो चला आ रहा है, 15 ले लीजिए, ठीक है। तो इसको इंटू कीजिए 15 से 5 को, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, इसको कितना 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन एक मैं तरीका लगाता हूँ ऐसा कि मैंने हर जगह लग जाता है कि 5 3 15 है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना है 15 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कुछ काम नहीं है। तो कितना बार में गया, 5 3 जा 15, तो ऊपर में 3 आ रहा है, 3:2 और 3 5 जा 15, 5 और 1:15। ऐसा कोई काम नहीं है, बस इसी से। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास दोनों तरीका था, मैंने दोनों बता दिया। अब इसमें बताता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस ऑक्सीडेट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए FeC2O4 से Fe3+ हो रहा है, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ 2+ से कितना 3+ हो रहा है। तो इसमें पूरा आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए पूरा को देखना पड़ेगा जो चेंजिंग आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2+ का चेंजिंग आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, एक चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। अब देखिए C2O4 में भी आ रहा है क्या चेंजिंग, देखिए यहाँ 4 2 जा 8 है, और 8 से 2 कटेंगे तो +3 है, 8 से 2 कटेंगे तो 6 है, तो 6 है तो एक में कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। एक में कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, +4 है। यहाँ भी चेंजिंग आ रहा है, जितना जहाँ चेंजिंग आएगा वो सबको लेना पड़ेगा। तो यहाँ 4 से 3 करेंगे तो कितना, 1 और यहाँ पे कितना है, इस तरह का 2 है, तो 1 × 2, तो टोटल कितना हो गया एन फैक्टर, एक इसके कारण से 1 और इसके कारण से 2, तो एन फैक्टर कितना 3। बस इक्विवेलेंट वेट जो फेरस ऑक्सीडेट का है m/2 कर देना है। तो देखिए हम कुछ कुछ चीज़ बता दे रहे हैं, आप इसको निकालिए। मोलिकुलर वेट निकालने में तो महारत आपको हासिल हो जाना चाहिए अभी तक। फेरस का 56 होता है, अब क्रोमियम कार्बन का तो जानवे करते 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना तो 64 होता है। बस मोलिकुलर वेट निकालिए और ख़त्म कर निकाल लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर और भी आप बना सकते हैं इसी का रिलेटेड, इसी तरह का क्वेश्चन, तो मैं उसको भी बता रहा हूँ, ठीक है। और देखिए जैसे कि मान के चलिए कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe व्हेन इट रिएक्ट विथ स्टीम, ठीक है ना। जब वो एक रिएक्ट करे किसके साथ, स्टीम के साथ, तब क्या होगा, तो निकालना आसान है। तो स्टीम के साथ जब भी रिएक्शन करता है कौन, आयरन, तो बनाता है, ठीक है, Fe3O4 बनाता है, ठीक है, प्लस H2O बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस H2O बनाता है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ चेंजिंग देखना पड़ेगा कि आयरन तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, देखिए कुछ नहीं है, मेटल में कोई मेटल में चार्ज नहीं है, तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, 0 दिखाते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट में अगर कुछ चार्ज नहीं दिख रहा है तो उसको यानी तो वैलेंसी देख के कहते हैं, दिया रहेगा तो आयन रेडिकल के मध्य में नहीं, तो ऐसे में उसको 0 ही लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या +8 होगा। तो एक में देखिएगा तो कितना से 8/3 से हो रहा है, एक में 8/3 से हो रहा है। तो चेंजिंग कितना से किया, 8/3 से किया, तो इसका एन फैक्टर कितना है, 8/3 आ गया। तो बस इक्विवेलेंट वेट आप क्या निकालना है, मेटल निकालना है। क्या निकालना है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो बस मेटल का लिखिए, आयरन का बाई 8/3, तो बस निकल जाएगा 3m/8। और जानवे करते मेटल कौन है, 56 है इसका, बस निकालिए, 8 7 जा 56, 7 3 जा 21, बस ये निकल गया। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। यहाँ तक तो आराम से बनेंगे, ठीक है ना। इसके बाद
इसके बाद जो होता है वैलेंसी इक्वल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी किया जाता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में भी देखा जाता है कि किस प्रकार से इक्विवेलेंट वेट को निकाला जाता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है और उसमें कैसे इक्विवेलेंट वेट को निकाला जाता है, मैं इसको अगले लेक्चर में बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।